हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लासेस में। तो चलिए आज हमको हिंदी का अपना गद्य खंड का पाठ 12 देखना है। तो इसी पाठ के हमने दोस्तों पिछली क्लास में 3 क्वेश्चन हल किए थे। तो आज हमारा चौथा क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है संस्कृति और इस पाठ के हम लोग 3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने उन्हें अच्छे से पढ़ा होगा, याद किया होगा। और अभी तक अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए, और यूट्यूब पर डली हैं तो पहले वो देखिए, फिर इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा इसी पाठ का हिंदी गद्य खंड पाठ 12 का अपना चौथा क्वेश्चन है। तो देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, किन आवश्यकताओं की किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। तो दोस्तों हमको यह बताना है कि जब सुई धागे का आविष्कार हुआ तो क्या सोचकर हुआ होगा, कैसे मन में हमको लगा होगा कि सुई धागे का आविष्कार है। क्योंकि हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्योंकि किसी चीज़ की अगर आवश्यकता पड़ेगी तभी उसका आविष्कार होगा। तो इसलिए जब सुई धागे का आविष्कार हुआ तब इतना तो हम जानते हैं कि जब इसकी आवश्यकता पड़ी होगी तभी तो उसका आविष्कार हुआ। तो हमको यही बताना है कि इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी होगी और कैसे इसका आविष्कार हुआ होगा। तो हमारा क्वेश्चन यह है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में हम लिखते हैं कि उस समय तन ढकने के लिए साधनों का कोई रूप नहीं था। तो दोस्तों उस समय तन ढकने के लिए साधनों का कोई भी मूर्त रूप नहीं था। जैसे कोई जे कैसे पता करें कि किस चीज़ से हम तन ढकें, कैसे ढका जाए। तन पर अगर कोई मान लीजिए पत्ते लपेट दिए जाएं तो वो कैसे रहेंगे, रुपए कैसे रहेंगे। या फिर कोई वस्त्र है या फिर कोई छाल है किसी पेड़ की, या फिर किसी का चमड़ा है किसी के मतलब कोई जानवर का, तो वो कैसे अपने तन पर रहेगा, उसके लिए एक सोचाई होगी। तो उस समय पर कुछ साधन नहीं था। मात्र उस समय तन ढकने के लिए क्या नहीं था, साधनों की एक कमी थी, बहुत सीमित साधन था। तो लिखते हैं कि उस समय तन ढकने के लिए साधनों का कोई रूप नहीं था। मतलब कोई भी ऐसा रूप नहीं था कि प्रॉपर तरीके से जैसे हम लोग आज कपड़े पहनते, तो उसी प्रकार से कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मतलब निरंतर हम लोग उसको पैर सके और उसमें कंफर्टेबल रहें। तो मतलब कुछ भी लपेट लेते थे शरीर पर, तो क्या नहीं था, तो कोई भी रूप नहीं था मतलब पहनने का। तो इसलिए सर्दी गर्मी आदि से बचने के लिए तन ढकने का उपाय करने की भावना ने सुई धागे के आविष्कार के लिए प्रेरित किया होगा। तो दोस्तों जब पहनने का कोई भी मूर्त रूप नहीं था, तब सर्दी गर्मी से बचने के लिए सब कोई सर्दी गर्मी से बचना चाहता है। तो जब उन्हें सर्दी गर्मी से बचना होता हुआ होगा तो उन्हें मतलब ऐसा लगा होगा कि अब सर्दी गर्मी से बचना है तो तन ढकना पड़ेगा। और जब तन ढकना है तो कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हम तन ढक सके। तो जब इन चीजों का आविष्कार हुआ, तब उन चीजों का आविष्कार हुआ जब हमें तन ढकने की आवश्यकता पड़ी। तो आगे देखते हैं। तो सुई धागों के आविष्कार के लिए प्रेरित किया होगा। धूप, कोहरे और ठंड आदि से बचने के लिए, चमड़े, पत्तों और कपड़े से तन ढकने के लिए, वस्त्र सिलने के लिए। तो दोस्तों धूप से बचने के लिए, कोहरे से बचने के लिए और ठंड से बचने के लिए क्या चाहिए होंगे, हमें वस्त्र चाहिए होंगे। तो इन सभी से बचने के लिए चमड़े, यानी कि कोई जानवर है जैसे उसकी जो चमड़ा होता था, उसकी खाल होती थी जो, तो उसको उधेड़ लिया जाता था और उससे तन ढका करते थे पहले लोग। और पत्तों से, जो पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते होते जैसे कि केला का पत्ता हो गया, इसी प्रकार से पत्तों से भी तन ढकते थे। या फिर जो भी कपड़े उपलब्ध होते थे तो कपड़ों से, तो काय से तन ढकते थे, चमड़े से, पत्तों से और कपड़े से। तो तन ढकने के लिए, वस्त्र सिलने के लिए, तो जब दोस्तों हमें कोई भी चीज का वस्त्र बनाना होगा तो उनमें सिलाई डालनी होगी, कोई एक आकार देना होगा किसी चीज को। तो हमको वस्त्र बनाने के लिए उस पर सिलाई
बुनाई का काम तो करना ही होगा, तो हमें सिलाई की आवश्यकता पड़ी होगी। तब इसी आवश्यकता के चलते सुई धागे की खोज की होगी। तो दोस्तों हम लोग समझ गए कि सुई धागे की खोज कैसे की होगी। चलिए इसको एक बार और दोहरा देते हैं। किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो हमारा आंसर है, उस समय तन ढकने के लिए साधनों का कोई रूप नहीं था और इसलिए सर्दी गर्मी आदि से बचने के लिए तन ढकने का उपाय करने की भावना ने सुई धागों के आविष्कार के लिए प्रेरित किया होगा और धूप, कोहरे और ठंड आदि से बचने के लिए चमड़े, पत्तों या कपड़ों से तन ढकने के लिए, वस्त्र सिलने के लिए सुई धागे की खोज की होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब तक आप लोग इसको लिख लें या फिर एक बार फिर वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हमने अपना अगला क्वेश्चन लिख लिया है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो हमको आशय मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वह स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव की जो योग्यता उसे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। मतलब मानव के जो विकास के लिए मतलब संसाधन करता, तो मतलब वो क्या है, और जो विनाश के लिए संसाधन करता वह है जिनका आविष्कार करता संसाधनों का, उसे क्या कहते। तो हमको यह बताना है कि जो आत्म विनाशक मतलब साधन एकत्रित करता जो मनुष्य, तो उसे हम संस्कृति कहेंगे या फिर असंस्कृति कहेंगे। तो हमारा आंसर रहेगा, तो चलिए आंसर देखते हैं कि मनुष्य विभिन्न आविष्कार करता है। तो दोस्तों आंसर लिखते हैं हम लोग कि मनुष्य विभिन्न आविष्कार करता है, मतलब मनुष्य कई प्रकार के आविष्कार करता है। उन आविष्कारों में अच्छे आविष्कार भी हो सकते हैं, बुरे आविष्कार भी हो सकते हैं। तो मनुष्य विभिन्न यानी कि कई सारे आविष्कार करता है। उनमें जो आविष्कार मनुष्य के लिए हितकारी व श्रेष्ठ हैं, मतलब मनुष्य जो भी आविष्कार करता है उनमें जो आविष्कार मनुष्य के लिए हितकारी या फिर श्रेष्ठ यानी जो सर्वोच्च हैं, यानी कि सबसे अच्छे आविष्कार हैं तथा स्थायी हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर आगे मतलब और लोगों को भी उनका लाभ मिल सकेगा, ऐसे स्थायी आविष्कार वे उनकी संस्कृति कहलाते हैं। तो मतलब इस आंसर लिखने का मतलब इसका आंसर का मतलब है कि आविष्कार मनुष्य के लिए हितकारी व श्रेष्ठ है तथा स्थायी है। तो दोस्तों उसकी संस्कृति कहलाएंगे। तो मतलब जो आविष्कार स्थायी रहेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे, वह उसकी संस्कृति कहलाएंगे। आगे देखते हैं, अपनी योग्यता से यदि व्यक्ति आत्म विनाश वाले आविष्कार करता है। दोस्तों मनुष्य में योग्यताएं कई प्रकार की हैं, यानी उसकी क्षमताएं कई प्रकार की हैं, मतलब वो विनाशक भी है और आविष्कारक भी है। मतलब वो विनाश के साधनों का भी आविष्कार करता है और विकास के साधनों का भी आविष्कार करता है। तो जो लोग आत्म विनाशक वाले आविष्कार करता है तो वह निश्चय ही असंस्कृति की कोटि में आएगा। मतलब जो व्यक्ति मतलब योग्य तो है वो व्यक्ति, लेकिन वह व्यक्ति आत्म विनाश वाले आविष्कार करता है, मतलब योग्य होते हुए भी वह विनाशकारी आविष्कार करता है, तो वह निश्चय ही असंस्कृत व्यक्ति कहलाएगा, यानी कि वह उसकी असंस्कृति होगी। तो निश्चय ही असंस्कृति की कोटि में आएगा, क्योंकि संस्कृति का उद्देश्य मानव कल्याण होता है। मतलब संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मानव कल्याण होता है। अगर वह व्यक्ति मतलब जो संस्कृत व्यक्ति है उसकी संस्कृति जो होगी तो उसका उद्देश्य होगा मानव का कल्याण, और अगर उसके खिलाफ कोई काम करता है तो वह उसकी असंस्कृति होगी।
तो दोस्तों यह इसकी परिभाषा है, आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आज के पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने इस पाठ के 5 क्वेश्चन किए हैं। तो अगले दिन दोस्तों हम और किसी पाठ को देखेंगे। हमारा गद्य खंड अभी समाप्त हुआ है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक थे, हमारे जितने पाठ थे गद्य खंड में, वो हमने आज पूरे कर लिए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए हैं। तो दोस्तों कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।